हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माहूरी दी। तो जैसा कि वीडियो के थंबनेल से आपने देख लिया होगा कि मैंने एक कंपैरिजन शेयर किया आपके साथ कि ट्रम्प का जो प्लान है वो क्या है और जो सर्कस यहाँ पे चला हुआ है ये क्या है। हमारा जो भी मीडिया है, चाहे आप न्यूज़ चैनल्स पर देख लें या फिर आप यूट्यूब पर चले जाएं या आप एक्स पे, जो कि प्रीवियसली ट्विटर के तौर पे जाना चाहते हैं, आप वहाँ पे चले जाएं। तो यूएस ईरान वॉर के रिगार्डिंग सबके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं और हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि लोग ईरान को कहीं न कहीं सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यूएस एक बुली है और यूएस ने ये एक अननेसेसरी वॉर स्टार्ट की थी, जो ईरान ने बाद में उसको बहुत अच्छे तरीके से टेक ओवर किया है, तो यूएस ने बैक ऑफ कर दिया है। इस तरह के हमें बहुत सारे सेंटिमेंट्स ऑनलाइन देखने को मिल रहे हैं। हर कोई अपनी-अपनी राय दे रहा है। सो आई थॉट कि इस इश्यू पे मैं भी अपना पर्सपेक्टिव आप सबके साथ शेयर करूँ। तो हम इसको थोड़ा-सा ना स्टार्ट से अंडरस्टैंड करेंगे। जब हम कुछ मेन पॉइंट्स पहले आपके साथ में शेयर करती हूँ, फिर हम थोड़ी-सी लॉन्ग स्टोरी की तरफ जाएँगे। मेन पॉइंट्स में हम एक टॉपिक ये भी डिस्कस करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान ने $20,000 के मिसाइल्स के थ्रू या ड्रोन्स के थ्रू यूएस की जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रडार सिस्टम्स हैं या बेसेस हैं, उनको टारगेट करके यूएस को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली हिट किया है। कहीं पे हमें ये सुनने में आ रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है, ईरान ने उसको टेक ओवर करके, या मतलब उसमें जो भी वो टोल अपना कर रहे हैं कि जो भी शिप वहाँ से जा रही है, अब उसको $2 मिलियन देने पड़ेंगे, फिर ही वो जा पाएगी। इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर हमें ये भी नज़र आ रहा है कि जो नेगोशिएशंस हैं वो तो अभी चल रही हैं, अभी एक उनकी फाइनल डील नहीं हुई। लेकिन फिर भी हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ट्रेड रूट्स हैं वो ओपन हो चुके हैं। तो ये ट्रेड रूट्स क्यों ओपन हुए हैं? इनका क्या पर्पज़ है? क्या पाकिस्तान कोई डबल गेम खेल रहा है? हर चीज़, ये वाले जो मेन टॉपिक्स हैं, इनको इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं एक अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव भी आपको ये देती चलूँ। जब ये सारा सिनेरियो हो रहा था, मेरे लिए एज़ अ व्यूअर ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि किस तरह से जो भी हमें अपडेट्स मिल रही थी, मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे कंटेंट देखा है, न्यूज़ चैनल्स पर, कुछ मैंने एक्स पे जाकर भी लोगों के व्यूज़ देखे हैं, और फिर मैंने अपना ये जो डिसीजन है ये फॉर्मुलेट किया, या जो मेरा अभी करंट ओपिनियन आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। उसकी क्या बेसिस हैं, क्या रीज़न्स हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो पहले हम देखते हैं कि ये जो वॉर है ये स्टार्ट हुई कैसे। 2025 में यूएस ने एक ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ थी उनको डिलीट करना यूएस का टारगेट था, और इस चीज़ के लिए जो भी ईरान की न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको बहुत ज़्यादा सीवियरली हिट किया गया था बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद हम मूव फॉरवर्ड करते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर 2025। ईरान में इंटरनली बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए थे। लाइक जो उनकी इकोनॉमी है वो कोलैप्स हो रही थी, और वहाँ के जो लोग हैं वो इंटरनली अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे। इन प्रोटेस्ट के रिजल्ट में जनवरी 8, जब ये वॉर अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, तब ईरान की तरफ से जो भी उनकी लीडरशिप थी, ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया था। जो इंटरनेट ब्लैकआउट है उसकी वजह से ईरान में होने वाले जो अ, ऑन ग्राउंड जो चीज़ें हो रही हैं वो बाकी दुनिया तक वो चीज़ें नहीं पहुंच सकी, क्योंकि जो प्रोटेस्ट थे वो बहुत ज़्यादा सीवियर थे, या जो उनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, इतना ज़्यादा कि ईरान की जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती थी कि जो ये वाली साइड है ये ग्लोबली दुनिया तक पहुँचे कि ईरान में इंटरनली किस तरह का एक अनरेस्ट है या केओस है। तो ये वॉर शुरू होने से पहले ही जनवरी 2026 में ईरान में एक इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया था। फिर हम जाते हैं 28 फरवरी की तरफ, जब लॉन्च हुआ था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जिसको अब कुछ लोग एपिक फेलियर भी कहते हैं। तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जो टारगेट्स थे उसमें यूएस और इसराइल, इन्होंने एक मैसिव अटैक लॉन्च किया था अगेंस्ट ईरान, जिसमें आप जानते हैं कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खुमैनी, उनको असैसिनेट किया गया। जो ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसको टारगेट किया गया। बेसिकली कंट्री को उसके लीडर से ही डिप्राइव कर दिया गया। ये जो एक्ट है यूएस की तरफ से एज अ ह्यूमन, मेरी नज़र में एक गलत एक्ट है, ये नहीं होना चाहिए था। किसी भी कंट्री के लीडर्स को टारगेट करना, असैसिनेट करना, ये बिल्कुल भी एक अच्छी बात नहीं है। जो भी इश्यूज़ थे उनको टेबल पे जाकर ही सॉल्व करना चाहिए था, जो कि अभी हम करंटली देख रहे हैं। जो नेगोशिएशंस हो रही हैं, जो डील्स की बात हो रही है, तो एंड पे बात जाके टेबल पर ही सॉल्व होती है। तो बहरहाल
कहीं न कहीं इसमें जो ईरान की भी एक स्टबर्ननेस थी कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रन करना चाह रहा था, या जो भी उनकी विशेज़ थी, डिज़ायर्स थी, या जो भी उनका एज़ अ नेशन एक सॉवरेन नेशन उनका जो राइट था वो उसको एक्सरसाइज़ करना चाहते थे। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रेज़िलियंस के साथ अपनी जो भी उन पे सैंक्शंस लगी थी उसके बावजूद भी अपनी कंट्री को अ, वो गवर्न कर ही रहे थे इन अ वे। तो बहरहाल अब यहाँ पर आपको ये 2 चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि एक तो ईरान में इंटरनली बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है, केओस है, और साथ ही जो यूएस है और इसराइल है, इन्होंने एक बहुत ज़्यादा मैसिव अटैक किया था ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे, उनके मिसाइल आर्सेनल्स पर, और जो भी उनका न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट किया गया था बहुत हेवीली। अब यहाँ पर ये जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है ये कंटिन्यू होता रहा, और फाइनली हमें 9 अप्रैल को एक सीज़ फायर मिला बिटवीन ईरान एंड यूएस विद द मीडिएशन ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है ये भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान वाज़ द ओनली ऑप्शन अवेलेबल, कि पाकिस्तान एक ओनली ऑप्शन था जिसकी यूएस के साथ भी कुछ आईएमएफ लोन्स की वजह से या डिफरेंट रीजंस की वजह से एक रिलेशनशिप थी, और ईरान के साथ भी उनका एक फ्रेंडली, आप कह सकते हैं कि उन कंट्रीज़ के दरमियान एक रिलेशन एग्जिस्ट करता था। बट हम ये बात भी भूल जाते हैं मेंशन करना कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ा बॉर्डर है जो कि ये दोनों कंट्रीज शेयर करती हैं, एंड आई थिंक दिस वाज द मेजर रीज़न जिसकी वजह से पाकिस्तान को मीडिएशन के लिए चूज़ किया गया था। कुछ लोग इंडिया में रहने वाले, हमारे नेबरहुड में रहने वाले, वो ये भी अपनी गवर्नमेंट से पूछते हैं कि ये ग्लोबल पीस की बात थी और इसमें जो पाकिस्तान ने कैसे मैदान मार लिया, जो ग्लोबल स्टेज है उसमें पाकिस्तान एज़ अ पीस मेकर कैसे राइज़ किया, जबकि पाकिस्तान खुद एक टेररिस्ट कंट्री के तौर पे जाना जाता है, तो वो ग्लोबल पीस के लिए कैसे नॉमिनेट हो गया, या इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म पाकिस्तान के हिस्से में कैसे आ गया। एंड आई ट्रूली बिलीव कि रिलेशनशिप्स तो मैटर करते हैं, बट उसके साथ-साथ जो ईरान और पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा बॉर्डर ये कंट्रीज़ शेयर करती हैं, ये भी मैटर करता है। अब हम थोड़ा-सा फ़ास्ट फॉरवर्ड करते हैं कि ठीक है, जब सीज़ फायर हुई, सीज़ फायर के बाद हमें देखने को मिला कि 11th अप्रैल, 12th अप्रैल इस्लामाबाद टॉक्स हुई। इस्लामाबाद टॉक्स में भी दोनों कंट्रीज़ ने उनके जो हाईएस्ट डेलीगेशंस थे उनको इस्लामाबाद में भेजा, और वहाँ उनके दरमियान जो भी नेगोशिएशंस हुई, बातचीत हुई विद द मीडिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो 11-12 अप्रैल में ये चीज़ें भी होती रहीं। फिर जब जेडी वैंस पाकिस्तान से चले गए वापस, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो टॉक्स हैं वो फ़ेल हो चुकी हैं, और बहुत सारे लोगों ने काफ़ी स्केप्टिकल होकर इस इवेंट को देखा कि विदाउट अ डील जेडी वैंस पाकिस्तान से अमेरिका की तरफ रवाना हो चुके हैं। तो ये क्यों हुआ है? क्या कोई डील हुई है, नहीं हुई है, अब क्या होगा? तो अब यहाँ पर हमें प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें एज़ अ फैक्ट देखने को मिल रही हैं कि उस टॉक के बाद या सीज़ फायर जो 9 अप्रैल को हुई थी, अब तक यूएस और ईरान के दरमियान वो सीज़ फायर इंटैक्ट है। अटैक्स नहीं हो रहे, और हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि 25 अप्रैल को पाकिस्तान ने डिफरेंट एरियाज़ में ऑलमोस्ट 6 टू 7 एरियाज़ में ईरान को ट्रेड रूट्स ओपन करके दिए हैं पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। अब यहाँ पे ये जो ट्रेड रूट्स मैं बार-बार इस वीडियो में मेंशन कर रही हूँ, इनकी वैल्यू क्या है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? और यही आई थिंक सो एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से ईरान और यूएस में जो डील है वो हो रही है। और हम कैसे, मैं अपने पर्सपेक्टिव से ट्रंप को एज़ अ विनर समझती हूँ इस सिचुएशन में, ये भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, जहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कंडेम कर रहे हैं, या ऐसा बोल रहे हैं कि इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, या ये वॉर होनी ही नहीं चाहिए थी, फिर ये एंड हुई, वट जो भी है। तो कुछ चीज़ें हमें ये भी देखने को मिलती हैं कि जो मीडिया है यहाँ पर, हर चीज़ जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में देखने को मिलती है, ज़रूरी नहीं होता कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन वही हो। असल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हार्डली पब्लिक के पास आती है, और जो मेन टीम होती है 2 कंट्रीज़ का जो डेलीगेशंस है, जो टॉक्स उनके दरमियान हुई हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स उनके दरमियान हुए, जो डिस्कशंस उनके दरमियान हुई है, वो ज़्यादा वैल्यू होल्ड करती हैं। हमें टीवी पर बहुत ज़्यादा एक मॉकरी देखने को मिलती है कि ईरान की तरफ से यूएस को मॉक किया जा रहा है थ्रू डिफरेंट मीम्स, बट एक्चुअली में ईरान जितनी टफ सिचुएशन में है, ये भी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जितना स्ट्रॉन्ग वो खुद को पोजीशन करना चाह रहे हैं, उतने ही ज़्यादा वर्स्ट, बल्कि उससे ज़्यादा वर्स्ट उनके अभी करंट सिचुएशन एक्चुअल में रियलिटी में एग्ज़िस्ट करती है, जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है आपके लिए भी।
तो अब यहाँ पर फाइनली जब ये मीडिएशन हुई है दोनों के दरमियान, जो भी टॉक्स हैं या फिर जो भी डील की बात हम बार-बार सुनते हैं न्यूज़ में, ये चीज़ अभी इन प्रोसेस है। लेकिन जो चीज़ें हमें प्रैक्टिकली नज़र आ रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान ने ईरान के लिए ट्रेड रूट्स ओपन कर दिए हैं। इन ट्रेड रूट्स के बारे में कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है। ईरान के वो ट्रेड रूट्स दे रहा है और यूएस को बोल रहा है कि वो मीडिएशन करेगा, तो वो न्यूट्रल नहीं है। तो इसके बारे में मैं एज़ अ सिटिज़न ऑफ पाकिस्तान, मैंने जितना अपनी गवर्नमेंट को या अपनी कंट्री में होने वाले इवेंट्स को अंडरस्टैंड किया है, आई डू नॉट थिंक कि पाकिस्तान कभी भी कोई स्टेप यूएस की परमिशन के बगैर ले सकता है। पाकिस्तान में जिस तरह से पॉवर्टी है, या हमें आईएमएफ से लोन लेने पड़ते हैं, या हमें बार-बार अमेरिका की तरफ जाना पड़ता है। तो उस चीज़ में एक चीज़ तो क्लियर है कि पाकिस्तान अगर एक बड़ा डिसीजन ले रहा है ईरान को ट्रेड रूट्स देने का, तो उसमें डेफ़िनेटली यूएस की जो परमिशन थी वो इन्वॉल्व थी। और इसी अ, जो मेरी पर्सपेक्टिव है उसको, उसके लिए एज़ अ प्रूफ एक बात आपसे हम शेयर करेंगे। लाइक आपने देखा है कि एक रिसेंटली एक्स प्लेटफ़ॉर्म पर ही जो ट्रुथ सोशल है, वहाँ पर एक वीडियो शेयर हुई जहाँ पर ट्रम्प से किसी रिपोर्टर ने पूछा कि पाकिस्तान ने ईरान को ट्रेड रूट्स ओपन करके दिए हैं, तो क्या आप इसके बारे में अवेयर हैं? तो ट्रम्प ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ किया, और ये भी बात उन्होंने कन्फर्म की कि ही इज़ फुली अवेयर ऑफ द सिचुएशन दैट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन द पाकिस्तान एंड ईरान रिगार्डिंग द ओपनिंग ऑफ द ट्रेड रूट्स। तो इस चीज़ में ट्रम्प ने भी इस बात पे एक स्टैम्प ऐड कर दी कि ये जो कुछ भी हो रहा है ट्रम्प की या अमेरिका की नॉलेज में है। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अवेयर ऑफ व्हाटएवर इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान एंड ईरान्स ट्रेड रूट्स। तो अब यहाँ पर ये जो ट्रेड रूट्स हैं इनकी वैल्यू क्या है? आपने बार-बार सुना था स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़। हमें मीडिया में ये बताया गया है कि दुनिया का जो ग्लोबल 20% ऑयल है वो इस रूट के थ्रू सप्लाई उसकी होती है, और जब ईरान ने इसको ब्लॉक कर दिया है या इस पे वो 2 मिलियन डॉलर्स का एक टोल ऐड कर रहा है, तो इससे ईरान को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। अब यहाँ पर आपने देखें कि यूएस ने, जो हम बार-बार सुनते हैं कि नेवल ब्लॉकेड किया है, कुछ लोगों को लगता है कि जो नेवल ब्लॉकेड है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसकी कोई सेंस नहीं थी, इस चीज़ का पर्पज़ क्या है? अब यहाँ पे एक्चुअल गेम शुरू होती है। यहाँ पर अब हम थोड़ा-सा एक और राइवल ऐड करेंगे, जो है आप गल्फ़ कंट्रीज़ में कह सकते हैं, हम सऊदी अरब को ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करेंगे कि सऊदी अरब में और जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, अ, उनके दरमियान आपने सुना था कि एक 140 बिलियन डॉलर्स की आर्म्स की, एम्यूनिशंस की डील हुई थी, और एक 1 ट्रिलियन डॉलर का प्लेज था जो कि किंग जो है सऊदी क्राउन प्रिंस एमबीएस, उन्होंने ट्रम्प के साथ किया था कि वो अमेरिकन टेक कंपनीज़ में इन्वेस्ट करेंगे आने वाले सालों में। तो यहाँ पर आपने ये देखें कि ये जो इन्वेस्टमेंट थी, ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, 1 ट्रिलियन डॉलर्स की। और जब अमेरिका को ये इन्वेस्टमेंट मिल रही थी, जिसका मतलब था कि जो अमेरिकन पीपल हैं, उनके लिए जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट होंगी। इसका सेकंड मतलब ये है कि जो अम, सऊदी अरब है, वहाँ पे जो भी सर्वाइवल है, वो अमेरिका के साथ अब लिंक्ड हो चुका है। क्योंकि सऊदी अरब का जो इकोनॉमी है, वो ऑयल पे रिलाय करती है, और जो नॉन ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, अब वो उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं। अब वो डिजिटल रेवेन्यू जनरेट करना चाह रहे हैं थ्रू वेरियस एआई और टेक कंपनीज़। और यहाँ पर सऊदी अरब के दरमियान और यूएस के दरमियान आप कह सकते हैं कि एक एग्रीमेंट है कि जो भी टेक परचेज़ेज़ होंगी, वो सऊदी अरब अमेरिका से करेगा, चाइना और रशिया से नहीं करेगा। तो सऊदी अरब ने अमेरिका को अपने सर्वाइवल के साथ अब जोड़ लिया है। अब यहाँ पर जो सऊदी अरब है और अमेरिका है, अब आपने समझ लेना है कि दे आर जस्ट लाइक फ्रेंड्स। ऑब्वियसली जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो अमेरिकन बेनिफिट को हर चीज़ से ऊपर ही रखेगी, बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो हम कह सकते हैं कि इनका एक अलायंस है, कि सऊदीया के बेनिफिट में ही यूएस का बेनिफिट है, या यूएस के बेनिफिट में सऊदीया का बेनिफिट है। अब यहाँ पर जो ईरान है और जो सऊदी अरब है, इनके दरमियान एक टैसल थी, या आप कह सकते हैं कि रिफ्ट आप कह सकते हैं, कि सऊदी अरब ईरान को एक एनिमी की तरह आप कह सकते हैं कि वो देखता है, क्योंकि ईरान का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कंट्रोल है, और उसके अलावा जो ईरान के एम्बिशंस हैं कि वो एक न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है इन द रीजन। तो वहाँ पर सऊदी अरब के लिए ईरान एक टफ़ टाइम उनको देता है। तो यहाँ पर अब जिस तरह से आपने देखा कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जो ब्लॉकेड है, ये डुअल ब्लॉकेड है। एक ब्लॉकेड वो है जो कि
ईरान ने की है, यानी ईरान कह रहा है कि जो भी शिप यहाँ से गुजरेगी उसको $2 मिलियन पे करना पड़ेगा, फिर ही हम उसको परमिट करेंगे। और जो डबल ब्लॉकेड है वो अमेरिका की तरफ से फिर हमें सेकंड ब्लॉकेड नज़र आ रही है, जो कि यूएस ने कहा है कि कोई भी वेसल ईरानियन पोर्ट्स को एंटर या लीव नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जो यूएस और ईरान ने जो डबल ब्लॉकेड ऐड की है एट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़, इसकी वजह से भी आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 31 टैंकर्स हैं जिनमें $4 बिलियन से ज़्यादा का ऑयल मौजूद है, जो कि अभी उसी स्ट्रेट में स्टक हैं। और इससे भी जो ईरान की इकॉनमी है उसको एक डेंट पड़ता है, डेली बेसिस पे एक हैवी डेंट पड़ता है, क्योंकि जो ईरान की इकॉनमी है वो ऑयल पे हेविली रिलाय करती है। अब जब ऑयल की सप्लाई ही नहीं होगी तो ईरान को इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव डैमेज होगा, क्योंकि ईरान में जो भी स्टोरेज कैपेसिटी है ऑयल की वो 95% वो यूटिलाइज़ कर चुके हैं, और अब वो फर्दर अगर ऑयल की प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे तो उनके पास वो ऑयल स्टोर करने की कोई जगह नहीं होगी, और जब उनके पास ऑयल स्टोर करने की जगह नहीं होगी तो डेफ़िनेटली उनको अपनी प्रोडक्शन स्टॉप करनी पड़ेगी, जैसा कि उन्होंने वो स्टॉप की भी है, क्योंकि जब उनका ऑयल सप्लाई ही नहीं हो रहा, वो बेच ही नहीं पा रहे, तो फिर वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करके उसका क्या करेंगे, और उसकी वैल्यू फिर इतनी नहीं रहती। जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अमाउंट में अ, मैन्युफैक्चर कर लें और उसको उसका कोई बायर ना हो, तो आपको अल्टीमेटली उस चीज़ को लो कॉस्ट पे सेल करना पड़ता है, तो उसमें आपको प्रॉफ़िट के बजाय आपको लॉस हो जाता है। आप प्रॉफ़िट जनरेट कर ही नहीं पाते। तो यहाँ पर या फिर एक मिनिमल प्रॉफ़िट आपको होगा, जो कि आपका जो रेगुलर प्रॉफ़िट्स है उससे बहुत कम होगा। आपको कम दाम में अपना जो ऑयल है, तेल है वो बेचना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो मास्टर स्ट्रोक था ट्रंप की तरफ से वो यही नेवल ब्लॉकेड थी, जो ईरान के पास एक चीज़ थी कि वो ग्लोबल 20% ऑयल का जो ट्रेड रूट है उसको वो डिस्टर्ब करके ग्लोबल इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर सकता है, जो कि उसने किया भी है। और हमने देखा है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड आपको जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं या गैस की प्राइसेस हैं उनमें आपको एक इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा कि जो ट्रंप ने मूव किया है, वो लॉन्ग रन में अमेरिका को और सऊदी अरब को ही बेनिफिट करेगा। यहाँ पर ये बेनिफिट कैसे करेगा? क्योंकि जब ईरान की वो आप देखेंगे जो वॉर है, द कॉस्ट ऑफ वॉर, इसको हम डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो ईरान है उसने $20,000 के ड्रोन्स के साथ एक्सपेंसिव जो अमेरिकन रेडार्स हैं उनको टारगेट किया है या अमेरिकन बेसिस को डिस्ट्रॉय किया है, तो इससे यूएस की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उस पे काफ़ी बड़ा डेंट पड़ा है एज़ कम्पेयर टू ईरान। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो यूएस की इकॉनमी है वो 28 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी है, जबकि जो ईरान की इकॉनमी है वो 300 समथिंग बिलियंस की इकॉनमी है, यानी वो 1 ट्रिलियन के करीब भी नहीं है। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि जो अमेरिकन इकॉनमी है वो ईरान की इकॉनमी से बहुत ज़्यादा बड़ी है, और इस वॉर की जो कॉस्ट है अगर आप इसको परसेंटेज में देखें तो इस वॉर में अमेरिका की जो जीडीपी है उसका 0.3 से 0.9% तक ही इम्पैक्ट पड़ा है, यानी अमेरिकन जीडीपी को 1% से भी कम इफ़ेक्ट हुआ है इस चीज़ से। जबकि अगर आप अपोजिट साइड पर जाएं तो जो ईरान की जीडीपी है उसमें 40% रिडक्शन हो चुकी है, यानी अब अगर आप इस ईयर के स्टार्ट में देखें जनवरी 2026 में और अब जो मार्च 2026 है, तो अब तक जो ईरान की जीडीपी थी उसमें 40% की रिडक्शन हो चुकी है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो जीडीपी पे डेंट आया ये 60% तक भी जा सकता है। तो 40% ऑलरेडी आपकी जीडीपी डैमेज हो चुकी है। जब आप सारी जो कॉस्ट है उसको देखें कि चाहे जो अमेरिकन इक्विपमेंट था या उनका जो भी डिफेंस सिस्टम था वो कितना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों ना हो, लेकिन अमेरिका एक ग्लोबल पावर है, सुपर पावर है, और उसके लिए ये सारा बिल्कुल ऐसे जैसे दरिया में कुछ कतरे, कुछ फ्यू ड्रॉप्स की तरह ही है। तो ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट अमेरिकन जीडीपी पे इसका नहीं पड़ा। जबकि अगर आप ईरान को देखें तो ईरान की 40% जीडीपी तो ऑलरेडी रिड्यूस हो चुकी है, और इतना जो बड़ा उनकी इकोनॉमी पे पहले ही नेगेटिव इफ़ेक्ट था। जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि ये वॉर शुरू होने से पहले ही ईरान में उनकी इकोनॉमी को लेके प्रोटेस्ट होते थे, और इतने ज़्यादा सीवियर प्रोटेस्ट थे कि ईरान की गवर्नमेंट ने एक इंटरनेट ब्लैकआउट इम्पोज़ किया था अपनी कंट्री में, जो कि अभी भी है, जो कि ऑलमोस्ट
नियर ऑलमोस्ट एक इंटरनेट ब्लैकआउट है ईरान में, यानी बहुत कम लोग हैं जो कि इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, और मोस्टली जो कंट्री है वहाँ पर इंटरनेट की एक्सेस अवेलेबल नहीं है। यही वो वजह है जिसकी वजह से आपको ये तो देखने को मिला कि तेल अवीव में मिसाइल्स जो स्ट्राइक्स हुई वो क्या थी, बट ईरान में जो भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है आपको वो मीडिया पे नज़र नहीं आ रहा। वो इसीलिए क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली इंटरनेट को बैन किया हुआ है, और वहाँ के जो लोग हैं वो आउटसाइड देयर कंट्री, जो बाकी वर्ल्ड है, उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसा कि लोगों ने कहा कि ये जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है ये एपिक फेलियर है। अब इसको आप 2 लेंसेज़ में देख सकते हैं। अगर तो आप ट्रंप को इस पैरामीटर में देखें कि उसने अपनी कंट्री के लिए क्या किया है, और मैं खाली ट्रम्प की बात नहीं करूँगी, कोई भी जब कंट्री कोई डिसीज़न लेती है, तो वो एक सिंगल पर्सन डिसीज़न नहीं लेता। उनकी कंट्री के जो डिफरेंट ऑफ़िशियल्स हैं, वो बैठते हैं, उनकी मीटिंग होती है और वहाँ पर वो सारी चीज़ों को डिसाइड करते हैं कि हमारा फ्यूचर एक्शन प्लान ये होगा। तो डेफ़िनेटली इसमें ट्रम्प के बजाय अगर मैं कहूँ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, तो दैट वुड बी मोर बेटर और एक्यूरेट। तो उन्होंने जो भी डिसीज़न्स लिए हैं, वो अमेरिका के फ़ेवर में ही जाते हैं, क्योंकि ईरान जो हम एक बात कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा इशू था न्यूक्लियर पावर बनने का। ईरान एक न्यूक्लियर पावर बनना चाहता था और यूएस उसको वो नहीं बनने देना चाह रहा था। और जो पाकिस्तान से जो ट्रेड रूट ईरान को मिला है, अब हम इसकी लॉजिक समझेंगे। जब ईरान के पास सी का ऑप्शन मौजूद था, तो वो अपनी मर्ज़ी से विदाउट किसी सुपरविज़न के या रिस्ट्रिक्शन के वो कुछ कोई भी चीज़ कहीं पे भी सप्लाई कर सकता था। वो अपना ऑयल भी सप्लाई कर सकता था और अपने वेपन्स भी सप्लाई कर सकता था। लेकिन अब जो सी वाला एरिया है, उस पे यूएस की तरफ से एक नेवल ब्लॉकेड है, और जो पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड रूट है, वो ये ट्रेड रूट का पर्पज़ ही ये है कि ईरान जो चीज़ें सी में अपनी मर्ज़ी से कर रहा था, उसका जो दिल करता था, जैसा दिल करता था, वो किसी को भी कोई भी वेपन सप्लाई कर दे, या कोई भी ऑयल की वो जितनी मर्ज़ी सप्लाई वो कर दे। अब वो सारी चीज़ें कंट्रोल्ड हो जाएँगी। अब वो सारी चीज़ें जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ट्रेड रूट है, उसके थ्रू आप कह सकते हैं कि मॉनिटर किया जाएगा कि ईरान में अ, किस तरह का ट्रेड हो रहा है, उनकी कौन-सी चीज़ें किस तरफ से कैसे सप्लाई हो रही हैं। यानी अब जो ईरान की जो भी एक्सपोर्ट्स होंगी, उन पे यूएस की एक मॉनिटरिंग होगी कि ईरान किस तरह का जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट कर रहा है या किस तरह की चीज़ों की ट्रेड वो कर रहा है। यानी और इस ट्रेड में जो कि लैंड के थ्रू होगी, इसमें मोस्टली चांसेस यही हैं कि ट्रेड में फूड होगा, मेडिसिन होगी और कमर्शियल यूज़ की चीज़ें होंगी, इनका ही ट्रेड किया जाएगा। तो जो वेपन्स को ट्रेड करने का एक ऑप्शन था थ्रू सी ईरान के पास, या फिर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने का तरीका था, ये अब इतना इंडिपेंडेंटली वो नहीं कर पाएँगे। और ये जो पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड रूट्स ओपन हुए हैं, इनका असल पर्पज़ ये बिज़नेस डील नहीं है। यानी कुछ लोगों को लगता है कि ट्रेड रूट्स का ओपन होना एक बिज़नेस डील है, जबकि बिज़नेस डील से ज़्यादा एक हाई लेवल मॉनिटरिंग है ईरान के ऊपर यूएस की विया पाकिस्तान, कि ईरान किन चीज़ों का ट्रेड कर रहा है और क्या वो वेपन्स की ट्रेड में तो इन्वॉल्व नहीं है, या एम्यूनेशंस की ट्रेड में तो इन्वॉल्व नहीं है, या इस तरह जो भी है। और वो जो भी चीज़ होगी, वो मॉनिटर्ड होगी बाय यूएस फॉर श्योर। दिस इज़ माय ओपिनियन, और मुझे लगता है यही लॉजिक है इस सारे प्रोसेस की, कि जो भी ईरान इंडिपेंडेंटली अपनी वेपन्स को सप्लाई कर सकता था, अब वो सारी चीज़ें यूएस के थ्रू ही अ, हो पाएँगी, क्योंकि जब पाकिस्तान इस चीज़ में इन्वॉल्व्ड है एज़ मीडिएटर, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान और यूएस में जो रिलेशनशिप्स हैं, इसमें जो यूएस है वो एक पावर होल्ड करता है, और पाकिस्तान, ईरान और यूएस के दरमियान जो कुछ भी अभी हो रहा है, आपने देखा कि सारी वॉर के बाद एट द एंड जो कुछ भी हुआ है वो पेपर वर्क पर ही होगा। ये टेबल पे बात करने से ही होगा, टेबल पे बैठ के बात करने से। तो पिछले सालों में जो वॉर हुई, जितने लोगों का नुकसान हुआ, जितनी जानों का नुकसान हुआ ईरान में, अभी भी जो सिचुएशन है, आई इमेजिन इट इज़ नॉट लेस देन व्हाट हैपेंड इन गाज़ा, कि यहाँ के लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टाइम है। लोग जॉबलेस हैं, लोगों के पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है। बहुत सारे लोग जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करके अर्न करते थे, अब जब इंटरनेट उनके पास नहीं है, तो डेली बेसिस पे $40 मिलियन का ईरान को उनकी इकोनॉमी को लॉस हो रहा है, और वहाँ के जो लोग हैं, उनका सर्वाइवल इंश्योर करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब यहाँ पर जो यूएस है, वो ये भी कर सकता था कि एक पूरा अटैक करता।
ईरान के पावर हाउसेस पे और एक पूरे जो उनकी इकोनॉमी है उसको कोलैप्स करता है, जिसको हम कह सकते थे रिजीम कोलैप्स। लेकिन यहाँ पर रिजीम कोलैप्स के बजाय हमें जो देखने में नज़र आया वो है रिजीम चेंज। यानी ईरान में जो लीडर्स हैं वो अमेरिका की मर्ज़ी के ही लीडर्स आएंगे, जो कि अमेरिकन इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। और यहाँ पर आपने देखा कि पहले ईरान में उनकी गवर्नमेंट के लिए किसी को नॉमिनेट किया गया था, जिस पे यूएस ने या ट्रंप ने काफ़ी ज़्यादा एंगर शो किया था। लेकिन अभी रिसेंटली जो लेटेस्ट नॉमिनी है उसको ट्रंप ने शायद बेस्ट विशेस दी थी ट्विटर पे, एक्स जिसको अब कहा जाता है। तो अब जो रिजीम चेंज हो रही है ईरान में, जो कि यूएस के इंटरेस्ट को फेवर करेगी, उसमें क्या होगा कि जो भी डैमेज है अब उसको मैनेज किया जाएगा। जो ट्रेड रूट्स हैं उनके थ्रू ईरान में फूड, मेडिसिन, इनकी श्योरिटी भी होगी। ऑब्वियसली ईरान में जो हॉस्पिटल्स हैं उनको डैमेज हुआ है, और जो वो अपना ऑयल सेल नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से उनकी जो स्कूल्स चलती हैं या हॉस्पिटल्स चलती हैं, उन पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट आया है। और एक हम ये भी देखते हैं कुछ लोग ये भी बहुत बड़ा पॉइंट रेज़ करते हैं कि ईरान ने बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड अपनी मिसाइल्स को या एम्यूनिशंस को स्टोर किया हुआ है। तो अब यहाँ पर जब वॉर थी, वॉर में आपने देखा कि ईरान ने मल्टीपल जो ड्रोन्स थे, मतलब क्लस्टर्स में उनके मिसाइल्स गए थे, और कुछ लोगों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया था कि ईरान ने बहुत अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है। बट आपने इस चीज़ को भी देखना है कि जिस चीज़ को हम कहते हैं कि छुपे हुए मिसाइल की लोकेशंस थी या हिडन थी वो लोकेशंस, जब जब ईरान ने अपने मिसाइल्स को लॉन्च किया है, जिसको हम कहते थे कि $20,000 के मिसाइल्स के साथ यूएस के हैवी इक्विपमेंट को डैमेज किया गया है। वहाँ पर आप किस चीज़ को भी देखें कि वहाँ पर ईरान ने अपनी लोकेशंस भी शो की हैं, जिसको ऑब्वियसली यूएस में रडार सिस्टम्स के थ्रू ट्रैक किया जा सकता है कि मिसाइल्स के साथ किस लोकेशन से फायर हुए हैं, और वहाँ से वो पूरा ईरान के सिस्टम को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि किस तरह से ईरान में जो उनकी हिडन प्लेसेस हैं जहाँ पर उन्होंने अपने मिसाइल्स को स्टोर किया है, जो मिसाइल आर्सेनल्स हैं उनको लोकेट करना यूएस के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया था इस वॉर में। उन्होंने लाइव डेमो भी देखा कि कहाँ-कहाँ से उनके मिसाइल्स फायर हुए थे, और उनको उनकी लोकेशंस का फर्दर भी आइडिया हुआ है। अब फिर हम एक चीज़ ये भी बात करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट थी, आई थिंक ये मेरा लास्ट पॉइंट होगा, फिर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूँगी। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, यानी आपकी ह्यूमन हिस्ट्री में इतनी बड़ी वेपन्स की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो नहीं देखने को मिली थी। यानी अब जो 140 बिलियन डॉलर से ज़्यादा वेपन्स के लिए था, और $1 ट्रिलियन का एक प्लेज किया था किंग एमबीएस ने विद द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, के आने वाले टाइम में वो अमेरिकन टेक में बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। और इनका टारगेट यही था कि जो सऊदी अरब में एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है उसको थोड़ा-सा डिजिटलाइज़ किया जाए, थोड़ा डिजिटल रेवेन्यू अब वो फ्यूचर में क्रिएट करना चाहते हैं। जिसके लिए वो अमेरिकन टेक कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिसकी वजह से जो सऊदी अरब है उसकी एक बहुत ज़्यादा हैवी डिपेंडेंसी क्रिएट हो चुकी है ऑन द सर्वाइवल ऑफ अमेरिका। अमेरिकन इंटरेस्ट में ही सऊदी अरब का भी इंटरेस्ट अब इन्वॉल्व्ड होगा, और ये जियोपॉलिटिक्स है, और जियोपॉलिटिक्स में हर कंट्री अपना बेनिफिट इसी तरह से देखती है। और ऑब्वियसली लॉन्ग रन में एक बहुत बड़ा विजन है, क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे टूरिज़्म इफ़ेक्ट होगा। वहाँ पे जिस तरह से टारगेट किया था ईरान ने कुवैत में, बहरीन में, जॉर्डन में, डिफरेंट अरब गल्फ़ कंट्रीज़ में या स्टेट्स में, तो उससे गल्फ़ कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। जबकि ये जो डैमेज था ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स या जो भी प्लान पहले से तय पा चुका था बिटवीन यूएस एंड सऊदीया, ये उसको फर्दर स्ट्रॉन्ग करता है। तो ईरान ने गल्फ़ कंट्रीज़ पे जो अटैक किया था, बहरीन पे, कुवैत पे और डिफरेंट अरब गल्फ़ स्टेट्स में, उनसे यूएस को ही बेनिफिट हुआ है। अपेरेंटली हमें देखने को मिलता है कि यूएस और सऊदी अरब में जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो काफ़ी बड़ी अमाउंट में हुई थी, और ये सारी जो वॉर है वो इन इन्वेस्टमेंट्स को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेगी। जबकि एक्चुअली में जो ये इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें आपको इंक्रीज़ ही देखने को मिलेगा आने वाले वक्तों में। हाउस हो, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी बड़ी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट्स हैं, और ट्रंप ने या अमेरिका ने सऊदी अरब को एक इनडायरेक्टली
एक प्रैक्टिकल एक मैसेज दिखा दिया है कि अगर उनकी सपोर्ट उनके साथ नहीं होगी, तो ईरान उनको बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। तो यहाँ पर ट्रम्प ने या यूएसए ने ये इस्टेब्लिश किया है टू द गल्फ कंट्रीज़ और टू द किंग अ, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदीया कि उनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है अमेरिका के साथ जो उन्होंने डिफेंस सब्सक्रिप्शन एक ली है, ये उनकी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट थी जो कि $1 ट्रिलियन की जो प्लेज किया था किंग सलमान ने विद द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये उस इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने का आप कह सकते हैं कि इससे सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट सिक्योर हुई है। तो ये जो भी सिनेरियो था, इसमें अगर किसी को नुकसान हुआ है तो उसमें अमेरिका सबसे लास्ट पे है क्योंकि अमेरिका को प्रॉफिट ही हुआ है। और अगर आप उनकी जीडीपी पे भी इफ़ेक्ट देखें तो वो 1% से भी कम का इफ़ेक्ट है। तो अब यहाँ पर ट्रम्प का ये जो सारा डिसीजन मेकिंग थी या जो भी जिस तरह से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इस वॉर को एग्जीक्यूट किया, इसमें 2 व्यू पॉइंट्स हैं। अगर आप ये देखें कि इससे अमेरिकन पीपल को या अमेरिकन इकोनॉमी को कितना फ़ायदा होगा, तो उसमें आप कह सकते हैं कि ट्रम्प प्लेड वेरी स्मार्टली। और अगर आप ये देखें कि ग्लोबल पीस कितना डिसरप्ट हुआ है, कितने सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, कितने सारे लोगों की ज़िंदगी ख़राब हुई, लोगों की डेली लाइफ रूटीन्स डिस्टर्ब हुई। उसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है वो भी इंक्रीज़ हुई। तो इसमें यूरोप को भी नुकसान हुआ है, पूरी दुनिया में इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिले हैं, बट अमेरिका में इसका जो इम्पैक्ट है वो मिनिमम है। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि जो भी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को एपिक फेलियर बोल रहे हैं, आई थिंक इट इज़ नॉट जस्टिफाइड। क्योंकि हमें मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि ईरान को एक विनर के तौर पे दिखाया जा रहा है, जबकि कहीं पे भी ये नहीं दिखाया जा रहा कि ईरान में एज़ अ कंट्री, एज़ अ नेशन इंटरनली क्या कुछ हो रहा है। वहाँ की एक ऐसी कंट्री जहाँ के लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस ही नहीं है। आप खुद सोचें कि उसके अंदर कितना ज़्यादा अनरेस्ट होगा, केओस होगा और कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से वहाँ के लोग गुज़र रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ़ अपना एक पर्सपेक्टिव आपके साथ मैंने शेयर किया है कि ये जो वॉर हो रही थी इसमें मेरा एनालिसिस क्या है। यहाँ पर मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर ही मैंने अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर किया है। मैं किसी के साथ इमोशनली एसोसिएट किए बगैर ये चीज़ आपके साथ मैंने शेयर की है। क्योंकि बहुत सारे लोग ईरान को सपोर्ट करेंगे कि वो विक्टिम है, उसको अमेरिका ने बुली किया है, उनके साथ गलत हुआ है। हाँ, जिस बात पे मैं मानती हूँ जो चीज़ गलत हुई है वो डेफ़िनेटली उनके लीडर्स की जो असैसिनेशन थी दैट वाज़ वेरी रॉन्ग। आई डिसएग्री एंड कंडेम दैट अ लॉट। बट अगर हम एक देखें कि इस वॉर में अमेरिका को गेन्स हुए हैं या लॉस हुए हैं, तो उसमें डेफ़िनेटली अमेरिका को गेन ही हुआ है। तो अगर आप एक कंट्री के लीडर के तौर पे देखें तो आई थिंक कि ट्रम्प ने अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छे डिसीजंस लिए हैं। यहाँ पर इस वीडियो में बाकी आपकी चॉइस है, आपके जो कमेंट्स हैं या रिव्यूज़ हैं या थॉट्स हैं, आप डेफ़िनेटली कमेंट सेक्शन में शेयर करें। हम एक हेल्दी कन्वर्सेशन कर सकते हैं अबाउट दिस सिचुएशन एंड टॉपिक। और फ्यूचर में आने वाले टाइम पे हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये एक्चुअली में हो क्या रहा है। एंड आई फर्मली बिलीव कि जो भी मामलात हैं वो पेपर वर्क पे काफ़ी अच्छे तरीके से तय पाए जा चुके हैं। और बाकी जो डील है, जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि वो डील कब होगी, इसमें आई थिंक सो टाइम लगेगा, बट ये डील होगी। और डील होने के बाद भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे अमेरिका के और ईरान के। आपको अक्सर न्यूज़ में सुनने को मिलेगा कि इस बात पे डिसएग्रीमेंट है, इस बात पे डिसएग्रीमेंट है। और लेकिन आपको सीज़फायर भी इंटैक्ट देखने को मिलेगी, ट्रेड रूट्स भी ओपन देखने को मिलेंगे और जो नेवल ब्लॉकेड है यूएस का, आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम देयर। और ईरान को जो इंडिपेंडेंस पहले थी, आई थिंक अब उससे ज़्यादा उनको मेरे ख्याल से डैमेज हुआ है। इस सारी सिचुएशन में ईरान को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो वो रन कर रहे थे वो भी इतना आसानी से वो नहीं कर पाएँगे। बाकी लेट्स सी हाउ रशिया एंड चाइना कम इनटू द प्ले। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा चैनल ग्रो हो और फ्यूचर में आपके साथ मैं और इंटरेस्टिंग कंटेंट शेयर कर सकूँ। सी यू इन माय नेक्स्ट वन।